गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन करने जा रहे हैं एसए 570 गोइंग कंसर्न का रिवीजन। अभी गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब क्या है? इसके बेसिस पे ही फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, राइट? तो अकाउंट्स के अंदर तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। वन इज कंसिस्टेंसी, सेकंड वन इज अक्रूवल, थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट की इच्छा नहीं है इस धंधे को बंद करने की। मैनेजमेंट इस धंधे को चलाना चाहता है, लेकिन मान लो मैनेजमेंट चलाना चाहता है, बट there are no alternatives available to the management except for closing the company. एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया, राइट? अभी मैनेजमेंट तब भी कंपनी चलाना चाहता है, बट क्रेडिटर्स ने आईबीसी के अंदर पिटीशन फाइल कर दी और कंपनी का वाइंडिंग अप अप्रूव हो गया है। तो कंपनी के पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अपने धंधे को चलाने का, जबकि मैनेजमेंट की इच्छा है। तो मतलब मैंने बोला दो सिचुएशंस के अंदर ये माना जाएगा कि एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। तो बेसिकली या तो मैनेजमेंट की इच्छा नहीं है धंधे को चलाने की, मतलब मैनेजमेंट्स इंटेंशन इज टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज इट्स ऑपरेशन। तो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट के अंदर स्ट्राइक ऑफ के प्रोविजंस है। तो अगर कंपनी चाहती कि मैं अपना नाम स्ट्राइक ऑफ कर दूं, तो बेसिकली द कंपनी इज नॉट इंटेंडिंग टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, मैनेजमेंट इज नॉट इंटेंडिंग टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, एंड देयरफॉर द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption ऑफ गोइंग कंसर्न इज ब्रीच्ड एंड आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस। तो या तो मैनेजमेंट की इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द ऑपरेशंस, मतलब कंपनी धंधा नहीं करना चाहता है, ठीक है? मैनेजमेंट उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है ना? तो मैनेजमेंट हैज नो इंटेंशन टू बेसिकली कंटिन्यू द ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैज द इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी। अगर ये दोनों सिचुएशंस है तो एफएस आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं माना जाता है। बट मैनेजमेंट चलाना चाहता है, लेकिन मैनेजमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उस धंधे को चलाने का, मतलब मैनेजमेंट कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 months फ्रॉम द साइनिंग डेट। अभी साइनिंग डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको अपन ने ऐसे 560 में पढ़ा था कि एक ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट है जो कि नॉन एग्जिस्टिंग भी अगर हो तो भी वो बेसिकली एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाता है अगर वो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हो। तो मान लो अगर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड एक फायर लग जाती है प्रेमाइसेस के अंदर, राइट? और फायर में सारे एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कंपनी का ऑपरेशन खत्म हो जाता है एकदम, तो कंपनी नाउ सीजेस टू बी द गोइंग कंसर्न, राइट? अभी बेसिकली then this non-existing event will also become an existing event, right? तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट हमें कब तक देखना होता है? एटलीस्ट टिल द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट? तो इसलिए आपको उस दिन पे भी देखना पड़ेगा whether the entity can continue for a period of 12 months। अगर वो नहीं कर पाती then the fundamental accounting assumption of going concern is breached, and if it is on account of a non-existing event, then also it needs to be adjusted। इसलिए आपको देखो, जब आप AS4 या इंडियस 10 पढ़ोगे तो वो तो यही बोलता है 12 months फ्रॉम दी रिपोर्टिंग पीरियड एंड, मतलब 31 मार्च 24 से ही आपको 12 महीने दिखने हैं, राइट? बट लेकिन आपको एज अ ऑडिटर आपको साइनिंग डेट, जो आपकी ऑडिटर की साइनिंग डेट है, वहां से देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी 12 महीने तक, एटलीस्ट 12 महीने तक क्या ये चल सकती है या नहीं चल सकती है। अगर वो चल सकती है तो गोइंग कंसर्न पे बनाओ, अदरवाइज नहीं तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओ। अभी अगर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रियलाइज होगा, ठीक है? एंड अगर लिक्विडेशन बेसिस पे बना रहे हो तो जिस अमाउंट पे वो एसेट या लायबिलिटी सेटल होगी उस अमाउंट पे बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू पे बनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली बनाया जाता है जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया है। देन अभी असेसमेंट किसका करना है गोइंग कंसर्न का? गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट को करना है। अभी मैनेजमेंट को ये असेसमेंट करना है कि आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को ये गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना है। उसके लिए ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट कुछ जजमेंट्स लेगी, राइट? अभी मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही है कि वेदर
कैन एंटिटी कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फोर्सिबल फ्यूचर। तो ये जो असेसमेंट होगा एट अ पॉइंट इन टाइम होगा, मतलब ये असेसमेंट एक दिन के ऊपर होगा, राइट। मतलब एक दिन पे हम देखेंगे कि भाई क्या बेसिकली कंपनी गोइंग कंसर्न चल सकती है या नहीं चल सकती है, राइट। तो मैनेजमेंट असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज डन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, राइट। अभी ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रही है अबाउट सम फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस, राइट, तो अभी मैनेजमेंट उसका असेसमेंट कर रही है एट अ पॉइंट इन टाइम। तो अभी हो सकता है कुछ बहुत चीजें, देयर आर सम फ्यू थिंग्स, राइट, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो आप बेसिकली जितना ज्यादा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे, मतलब आप जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे तो उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर मान लो मैनेजमेंट 3 साल के प्रोजेक्शन को करना चाह रहा है, तो पहले साल का प्रोजेक्शन शायद रियलिस्टिक बन सकता है, बट दूसरे साल का प्रोजेक्शन शायद उतना रियलिस्टिक नहीं बने, तीसरे साल का उससे भी कम बनेगा। सो द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस as we further into the future of an event or condition। तो ये हमने पढ़ा कि जब मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहा है of the entity's ability to continue as a going concern, right, उसमें वो जजमेंट ले रहा है कि हाँ भाई ये 3 साल तक ये कैश फ्लो आएंगे। तो हो सकता है कि पहले साल का कैश फ्लो आपको रियलिस्टिक हो सकता है कि वो इजी हो, उसमें अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू दी सेकेंड ईयर्स कैश फ्लो, राइट। अभी बेसिकली ऑब्वियसली बात है, सो मैनेजमेंट असेसमेंट कर रहा है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, राइट। अभी बेसिकली अब मैनेजमेंट ऑब्वियसली बात है अपने असेसमेंट में देखेगा व्हाट इज द साइज, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसा बिजनेस है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इट्स बिजनेस, राइट, एंड कितना ज्यादा ये इंपैक्ट होता है विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जब वो असेसमेंट करेगा तो वो कुछ चीजें ध्यान में रखेगा। पहला साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस कैसा है, कंडीशन कैसी है बिजनेस की, एंड कितना इंपैक्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर से, राइट। तो बेसिकली इट विल अफेक्ट द जजमेंट, जो आप यहाँ पे जजमेंट ले रहे हो ना, राइट। तो साइज ऑफ द बिजनेस, कंडीशन ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, degree to which it is impacted would impact the judgments जो कि मैनेजमेंट ले रहा है in its assessment of the गोइंग कंसर्न। एंड फिर ऑब्वियसली बात है ये जो असेसमेंट है इज एट अ पॉइंट इन टाइम। हो सकता है बाद में जाके ये असेसमेंट गलत प्रूव हो जाए एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स की वजह से, तो बेसिकली जो आपने अजम्पशन ली है दैट माइट बिकम अनरीजनेबल। तो एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर is based on the information available at the time when which the judgment is made, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया है। देन अभी बेसिकली सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गोइंग कंसर्न असेसमेंट की वो मैनेजमेंट की है। अभी लेकिन ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न पे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है, एंड कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है जो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो इसमें 2 पॉइंट्स है। तो बेसिकली आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट का जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है that in the preparation of the financial statement is correct, and फिर आपको कंक्लूड करना है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है about the entity's ability to continue as a going concern। तो इसमें 2 चीजें है। पहले आपको ये कंक्लूड करना है, आपको इसके लिए ऑडिट एविडेंस लेना है कि एंटिटी एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट वो गोइंग कंसर्न है। उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स टिल द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग डेट भी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको कंक्लूड करना है एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न। अभी एंटिटी को गोइंग कंसर्न आपने कंक्लूड कर लिया। अब हो सकता है उस असेसमेंट में आपने प्रोजेक्शन की कि जो कंपनी की जो बोरिंग्स है वो रीफाइनेंस हो जाएगी, वो कंपनी को लोन वापस मिल जाएगा, है ना। तो आपने एक अजम्पशन ली है, इसकी अजम्पशन शायद ये अनसर्टेन अजम्पशन है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू सम इवेंट और कंडीशन दैट मे इंपैक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी। तो आज की डेट में तो आपने कंक्लूड कर लिया कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, बट आपने क्या कोई ऐसी इवेंट्स या कुछ कंडीशंस है दैट माइट इंपैक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटी इन द फ्यूचर। तो आपको उसके ऊपर भी देखना है कि वेदर सम मटेरियल अनसर्टेनिटी इज देयर अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो बेसिकली आपको फिर ये भी समझना पड़ेगा ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को बोलता है। तो वो बोलता है कि ऑडिटर कैन नॉट डिपिक्ट
ऑडिटर कैन नॉट बेसिकली फाइंड, मतलब ऑडिटर फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में नहीं बता सकता है, बिकॉज देर आर सम अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। तो आज के डेट में तो आपने कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न है, बट आपको देखना है कि क्या कौन सी अनसर्टेनिटी है, कौन सी अनसर्टेनिटी है जो इंपैक्ट कर सकती है ऑन द गोइंग कंसर्न ऑफ एन एंटिटी। अगर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आपको उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो आज एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है, दैट्स वेल एंड गुड, राइट। तब हर एंटिटी की अनसर्टेनिटीज होंगी, राइट, कि भाई वो कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट आपको देखना है क्या वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि कंपनी अपना धंधा नहीं चला पाएगी। अगर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो एज डिस्क्राइब्ड इन ऐसे 200, अभी इनहेरेंट लिमिटेशन जब हमने पढ़ा था तो बेसिकली हमने बोला था फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस की वजह से ऐसा हो सकता है एंटिटी गोइंग कंसर्न ना रहे, राइट। अभी आपको अगर वो अनसर्टन इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, अगर वो आपको उसके लिए मटेरियल अनसर्टेनिटी लगती है तो आपको ऐसे 570 के अंदर उसको बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा और आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी पैरा डालना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अभी बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ नहीं डाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है कोई अनसर्टेनिटी हो, कंपनी फ्यूचर में जाके शायद ना कोई कंसर्न रह पाए, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैराग्राफ डाला नहीं तो इसका मतलब एंटिटी हमेशा कोई कंसर्न रहेगी, राइट। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि अगर आपने नहीं भी डाला है पैराग्राफ, है ना, ये गारंटी नहीं है कि एंटिटी कंटिन्यू रहेगी। अभी आपके दो ऑब्जेक्टिव है, आपको पहला ये देखना है कि क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है एंड क्या कोई ऐसे इवेंट्स तो नहीं है, कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज तो नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड यू हैव टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एसेस, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अभी ऑब्वियस सी बात है, देखो आप ऑडिट में सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप वॉक थ्रू करते हो, फिर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि कंपनी, मतलब आप सबसे पहले प्रोसेस को समझते हो, उसके बेसिस पे वॉक थ्रू करते हो एंड फिर आप रिस्क असेसमेंट करते हो। रिस्क असेसमेंट में आप बोलते हो क्या ये नो रिस्क है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, या ये लो रिस्क है, क्या ये हायर रिस्क है, या फिर ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो रिस्क असेसमेंट इज द थर्ड स्टेप इन द ऑडिट। फर्स्ट कम्स द प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, देन वॉक थ्रू एंड देन द रिस्क असेसमेंट। तो अभी रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे अपन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करते हैं कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है या मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है या सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं, इंक्लूडिंग टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो रिस्क असेसमेंट इज द इनिशियल फेज बेस्ड ऑन विच इट इज डिसाइडेड कि हमें कंट्रोल टेस्टिंग करनी है या सब्सटैंटिव टेस्टिंग करनी है, राइट। तो अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं गोइंग कंसर्न के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट पैदा कर रहे हैं रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अभी रिस्क असेसमेंट करते वक्त आप क्या क्या करते हो, मैंने बोला रिस्क असेसमेंट करते वक्त बेसिकली आप मैनेजमेंट से पूछ लोगे कि क्या आपका कोई प्रीलिमिनरी असेसमेंट है, कुछ आपने असेस किया है कि आप कैसे कंक्लूड कर रहे हो कि दैट यू आर गोइंग टू फॉलो दी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट बोलेगा हाँ या ना। अगर वो बोलता है कि नहीं किया है मैंने असेसमेंट, तो आप मैनेजमेंट से बेसिकली एक तो इंक्वायरी करोगे एंड आप फिर मैनेजमेंट से डिस्कशन करोगे कि आपको ऐसा लगता है ना कि गोइंग कंसर्न पे बनाना चाहिए, तो आपके क्या क्या विचार है। तो डिस्कस विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस एंड आप मैनेजमेंट से पूछो क्या कोई ऐसे इवेंट्स या कंडीशन तो नहीं है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट पैदा कर रहे हैं इन रिगार्ड टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई। पहला है इंक्वायरी, दूसरा भी बेसिकली डिस्कशन मींस इंक्वायरी ओनली। तो इंक्वायरी के बारे में अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया है तो आप इनसे इंक्वायरी कर लो एंड बेसिकली अगर उन्होंने असेसमेंट किया तो पहले आप उस असेसमेंट को पढ़ो, फिर एंड देन you can discuss the management and अगर कुछ ऐसे इवेंट्स मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं that may cause significant doubt on the entity's ability to continue, then आप मैनेजमेंट से प्लान पूछोगे to address them। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या क्या करोगे, तो मैंने बोला सबसे पहले आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखा है तो उस असेसमेंट को डिस्कस कर लोगे, अगर असेसमेंट नहीं कर रखा तो आप मैनेजमेंट से बेसिकली डिस्कस कर लोगे द बेसिस फॉर द यूसेज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड आप इंक्वायरी करके एंड अगर मैनेजमेंट ने कुछ कंडीशंस आइडेंटिफाई करे हैं तो आप उनसे पूछोगे व्हाट आर द प्लान्स टू एड्रेस देम, ठीक है। अगर कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि व्हाट आर द प्लान्स टू
एड्रेस देम। अभी ऑडिटर को अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट कि कोई ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस तो नहीं है जो सिग्निफिकेंट डाउट पैदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोइंग कंसर्न असेसमेंट। फिर हमने ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला हमने पढ़ा कि ऑडिटर को ये कंक्लूड करना है एंटिटी एज ऑन द बैलेंस शीट डेट गोइंग कंसर्न है। बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है, अप टू द डेट ऑफ साइनिंग गोइंग कंसर्न है, मतलब बेसिकली क्योंकि नहीं तो वो एग्जिस्टिंग इवेंट बन जाएगा, राइट। एंड देन वी लर्न कि there are no material uncertainties with respect to the future events or transaction. Material uncertainties नहीं हो सकती है, uncertainties तो there will always remain क्योंकि business revolves around uncertainties, right? And then अभी basically कुछ बहुत examples है ना। तो examples of events or condition जो कि significant doubt create कर सकते हैं on the entity's ability to continue as a going concern, इसके examples क्या है। तो अगर आप basically देखो कंपनी की borrowings mature होने वाली है और कंपनी के पास पैसे देने के वो नहीं है, तो फिक्स्ड टर्म बोरिंग्स अप्रोचिंग मैच्योरिटी जिसको आप शायद रीपे ना कर पाओ, या फिर आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के पैसा यूज किया लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो मतलब आपने क्या किया, सीसी फैसिलिटी उठाई और पैसा लगा दिया कैपिटल एसेट्स में। तो अब ऑब्वियस सी बात है आपको उस शॉर्ट टर्म फैसिलिटी को आप पेमेंट तो कर नहीं पाओगे, है ना, आप लॉन्ग टर्म एसेट को बेच नहीं पाओगे इतना जल्दी। तो इसलिए ये इंडिकेशन है कि शायद देयर आर इवेंट्स और कंडीशंस जो कि डाउट क्रिएट कर रही है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। इसके लिए कारो का आप क्लॉज 3 सब क्लॉज 9 पैरा डी भी रेफर कर सकते हो, राइट। या फिर आप बेसिकली कंप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी लोन एग्रीमेंट से, राइट। तो बोरिंग्स के पॉइंट हमने समझ ली। फिर हमने बोला क्रेडिटर बोल रहा है कि भाई मैं अब उधारी पे सामान दूंगा नहीं, अब मैं क्रेडिट से कैश के ऊपर सामान दूंगा, मतलब अब मैं उधारी का सामान तुम्हें देने वाला नहीं है और अपन ड्यू डेट्स पे पेमेंट नहीं कर पा रहे। या फिर मेरी वर्किंग कैपिटल की पोजीशन बहुत ही बेकार है, मेरी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है ना, एंड मैं अपने डिविडेंड्स भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने बोला बोरिंग्स, क्रेडिटर, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड्स, राइट। ये 4 पॉइंट अपन ने पढ़े फिनेंशियल इवेंट्स और कंडीशंस विच में create doubt as to the entity's ability to continue as a going concern, right। तो ऐसे इंडिकेशंस हो सकते हैं कि कंपनी की फिक्स्ड टर्म मैच्योरिटी की रीपेमेंट आ रही है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, क्रेडिटर्स ने बोल दिया भाई कैश पे सामान दूंगा, वर्किंग कैपिटल पोजीशन बेकार है, एंड डिविडेंड्स कंपनी ने दे नहीं पाए। अभी एसेट साइड पे अगर अपन चलते हैं तो मैंने बोला बेसिकली क्या है, आपके ऑपरेटिंग लॉसेस बहुत तगड़े हैं, आपकी जो पीपी की वैल्यू है वो भी बहुत कम हो गई है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और नई टेक्नोलॉजी लगाने के आपके पास फिनेंस नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपके कैश फ्लोज नेगेटिव है एंड आपके जो रेशियोज है वो बहुत ही बेकार है। तो ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है कि कंपनी दीज आर इवेंट्स और कंडीशंस व्हिच मे कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ऑपरेटिंग इवेंट्स में क्या है, मैंने बोला मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, मैनेजमेंट की इच्छा है एंटिटी को बंद करने का, कंपनी के बेसिकली मार्केट में भी लॉस हो रहा है, कस्टमर भी लूज हो रहे हैं, फ्रेंचाइजी लाइसेंस सब कुछ लूज हो रहा है, लेबर डिफिकल्टीज आ रही है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ रही है एंड कंपनी अपना मार्केट कॉम्पिटिटर्स को लॉस्ट करे जा रही है, राइट। तो एग्जांपल इसमें ले लो नोकिया, राइट। तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैनेजमेंट जा रही है, लॉसेस आ रहे हैं, कस्टमर भी जा रहे हैं, लाइसेंस भी जा रहे हैं, लेबर डिफिकल्टी हुई है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है। तो ये सारे कुछ इंडिकेशंस है ऑपरेटिंग इवेंट्स के जो कि डाउट क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। अभी आपको बेसिकली ये देखना पड़ेगा, कुछ ऐसे अदर इवेंट्स और कंडीशंस भी हो सकते हैं लाइक नॉन कंप्लायंस टू एनी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लाइक पेटीएम ने अभी आरबीआई के लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं किया, ठीक है, इंक्लूडिंग सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। तो कहीं आप कहीं उससे तो नॉन कंप्लायंस में नहीं हो, या फिर आपके ऊपर कोई रेगुलेटरी प्रोसीडिंग तो नहीं है जो कि पेंडिंग है, लाइक से इनकम टैक्स के पास केस चल रहा है, राइट। तो आपने कुछ नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट का, या फिर कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं चल रही है, या फिर कुछ ऐसी लॉ में चेंज तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको शायद एडवर्सली इफेक्ट होगा। जैसे अभी अपन बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सीधा 12.5% की जो टैक्स रेट लगाई है ऑन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट, ये रियल एस्टेट बिजनेस के लिए थोड़ा एडवर्स इफेक्ट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा लॉ रेगुलेशन तो चेंज नहीं हुआ है या कोई पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई है जो कि बेसिकली इंपैक्ट करता है एडवर्सली टू द एंटिटी, राइट। एंड देन यू नीड टू सी कि कोई अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है, कंपनी ने प्रॉपर इंश्योरेंस ले रखी है अपने एसेट्स की, कोई अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड एसेट तो नहीं है। तो अभी बेसिकली अगर मैं रिवाइज करूं तो फाइनेंशियल कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड देन अदर कंडीशंस, राइट। फाइनेंशियल कंडीशन में बात करी, बैलेंस शीट में बोरिंग्स नहीं,
दे पा रहे अपन, टर्म लोन्स के एग्रीमेंट को नहीं कंप्लाई कर पा रहे, राइट। तो ये अपन ने पढ़ा। फिर क्रेडिटर्स बोले कैश में दूंगा, वर्किंग कैपिटल बेकार है, एरियर्स नहीं दे पाए हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पीपीएनई में हम नई टेक्नोलॉजी ला नहीं पा रहे हैं, एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू में डिक्रीज हो गया जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है, क्योंकि वो प्रोडक्शन इतना कर नहीं पा रही है, कैश फ्लोज नेगेटिव है, रेशियोज बेकार है, ऑपरेटिंग कंडीशन मैनेजमेंट छोड़ के जा रहा है, कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, मार्केट शेयर लूज हो रहा है, फ्रेंचाइजी लूज हो रही है, लेबर डिफिकल्टी आ रही है, रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, कॉम्पिटिटर को मार्केट चला गया है। नॉन कंप्लायंस हमने किया है किसी लॉ या रेगुलेशन का, या फिर मेरे ऊपर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, या फिर कोई ऐसी लॉ और रेगुलेशन चेंज हुआ है जिसका मेरा एडवर्स इफेक्ट है ऑन माय बिजनेस, या फिर अनइंश्योर्ड चीजें, लेट्स से मेरा इंश्योरेंस पूरा नहीं है। तो ये हमने बोला ये कुछ इंडिकेशंस है जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो अभी हमने डिस्कशन को दो हिस्सों में तोड़ा था। आपको पहले ऑडिटर को कंक्लूड करना है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग डेट तक, ठीक है। आपको उसके अगले 12 महीने तक देखना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है अबाउट फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे भाई तुम असेसमेंट बनाओ। अब आप मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट करोगे। अभी आप इसे इवैल्यूएशन हाई लेवल, अब मैनेजमेंट हो सकता है अपना असेसमेंट हाई लेवल बना दे। मतलब मान लो बहुत सॉलिड कैश फ्लो वाली कंपनी है, सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है, तो वो क्या करेगी, हाई लेवल एनालिसिस कर देगी। वो बोलेगी मेरा प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट आ रहे हैं, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हो सकता है कि कुछ बहुत ही बेकार कंपनी है जहाँ पे शायद डिटेल एनालिसिस की जरूरत पड़े। तो अब बेसिकली अगर मान लो कंपनी ने हाई लेवल एनालिसिस किया है और ऑडिटर की नजर में हाई लेवल एनालिसिस जस्टिफिएबल है, क्योंकि बेस्ड ऑन द अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को लगता है कि मेरे पास अदर ऑडिट एविडेंसेस है कि एंटिटी विल बी अ गोइंग कंसर्न, तो इसको ऑडिटर भी अपने हाई लेवल एनालिसिस के बेसिस में छोड़ सकता है। तो बेसिकली एक हाई लेवल एनालिसिस हो गया, एक डिटेल लेवल एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो दो तरीके से इवैल्यूएशन हो सकता है जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है। अगर कंपनी सॉलिड है तो हाई लेवल एनालिसिस के बेसिस पे भी गोइंग कंसर्न को क्लोज किया जा सकता है। तो अगर ये जनरली उन केसेस में किया जाता है जहां पे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड या तो नो रिस्क कंक्लूड हुआ है या फिर लोअर रिस्क कंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो हाई लेवल एनालिसिस के बेसिस पे कंक्लूड किया जा सकता है। अभी जब हमने रिस्क असेसमेंट पढ़ा था तो हमने बोला था ना मैनेजमेंट से भाई तुम प्रीलिमिनरी असेसमेंट दो, तो सेम वही चीज आ गई। एंड देन हाई लेवल एनालिसिस के बेसिस पे भी क्लोज हो सकता है डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस में आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि मैं, अब देखो डिटेल्ड एनालिसिस मींस थोड़ी दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, राइट। तो अभी आप समझोगे कि मैनेजमेंट ने कैसे ये असेसमेंट बनाया है, क्या असम्पशंस ली है, एंड क्या मैनेजमेंट का प्लान है फॉर फ्यूचर एक्शन, एंड क्या जो प्लान है मैनेजमेंट के क्या वो फिजिबल प्लान्स है। तो बेसिकली मतलब मैनेजमेंट बोल रही है कि मैं रीफाइनेंस करा दूंगी अपना डेट को, तो क्या ये प्लान पॉसिबल है, क्या ये प्लान फिजिबल है, एंड व्हाट आर दी अजम्पशंस जिसके बेसिस पे ये असेसमेंट किया गया है। तो आपको बेसिकली इसको यू हैव टू इवैल्यूएट कि क्या अजम्पशंस अप्रोप्रिएट है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रही है फॉर द असेसमेंट, एंड व्हाट इज द प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, एंड क्या ये प्लान्स फिजिबल है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात आपको सेम पीरियड तक असेसमेंट करना है जो मैनेजमेंट ने किया, बट आपको ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 12 महीने कवर हो फ्रॉम दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट, राइट, है ना। तो एटलीस्ट 12 महीने कवर हो फ्रॉम दी रिपोर्टिंग पीरियड एंड। लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया, आपको रिपोर्टिंग पीरियड एंड नहीं, आपको ऑडिट रिपोर्ट के साइनिंग डेट तक अगले 12 महीने दिखने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, राइट। एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। तो अगर मान लो आपको कोई ऐसी इवेंट या कंडीशन मिलती है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट पैदा होता है ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेना है, एविडेंस लेना है कि क्या ये मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है कि रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट। तो इसके लिए वो कुछ एडिशनल प्रोसेस करेगी। तो अब क्या बोलोगे आप, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले असेसमेंट बनाना पड़ेगा मैनेजमेंट को। अगर आपने कुछ ऐसी इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई करी है, ऊपर जैसे आपने देखा नेगेटिव कैश फ्लोज है, फिनेंशियल कंडीशन बेकार है, तो अगर आपने कुछ ऐसी कंडीशंस, इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई करी है ना, जो कि आपको डाउट क्रिएट कर रही है, तो आप बेसिकली आप ये देखोगे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है रिगार्डिंग द एंटिटीज पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं है तो उन्हें बोलोगे असेसमेंट कर दो, राइट। एंड फिर आप देखोगे कि क्या मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर एक्शंस बोले हैं तो क्या वो प्लान्स फिजिबल है, क्या मैनेजमेंट उसको कर पाएगी, एंड क्या उन प्लान से सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो पाएगी। तो कंपनी ने बोला रीफाइनेंस कर दूंगा मैं अपना
डेट, राइट? तो क्या वो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी? क्या कंपनी पास्ट में रीफाइनेंस कर पाई है, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर मान लो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट ने कुछ असेसमेंट में अपना अजम्पशंस ली होगी, कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाया होगा, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर जहां पे कैश फ्लो फोरकास्ट बना है तो आप ये देखोगे बेसिकली कि जो अंडरलाइन डेटा है जिसके बेसिस पे फोरकास्ट बना है, जो रेवेन्यूज प्रोजेक्ट किए गए हैं, अंडरलाइन जो अजम्पशंस है वो बेसिकली करेक्ट है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर आपको कुछ इवेंट्स और कंडीशंस मिलती है जो हमने पढ़ा, फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल इवेंट्स, देन ऑपरेटिंग इवेंट्स, देन अदर कंडीशंस, राइट, जो कि इंडिकेट करती है कि देयर इज अ डाउट दैट एंटिटी माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी लगती है तो आप मतलब इसके लिए आप कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करोगे, राइट? तो अगर कुछ इंडिकेटर्स है तो आप फिर कुछ एडिशनल प्रोसीजर करोगे। आप मैनेजमेंट को बोलोगे भाई असेसमेंट दे भाई अपना। फिर दूसरा आप देखोगे कि क्या जो मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है, क्या उसके बेसिस पे सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है, क्या वो प्लान फिजिबल है। एंड देन फिर आप देखोगे जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है मैनेजमेंट में, क्या उसमें अजम्पशन सही है, जो डेटा जिससे ये बनाया है क्या वो डेटा रिलायबल है, राइट? एंड आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जब आपने असेसमेंट बनाया होगा उसके बाद में भी कुछ चीजें हुई होगी, राइट? तो यू कैन कंसिडर सम एडिशनल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन सिंस द डेट ऑन विच दिस असेसमेंट हैज बीन मेड, एंड आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि भाई देखो हमारी इंटेंशन यही है कि भाई ये हमारी इंटेंशन है फॉर द फ्यूचर एक्शंस एंड द फिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान्स। हम रीफाइनेंस करवा पाएंगे, हमने पास्ट में भी करवाया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम अपने जो ऑब्लिगेशन है, डेट ऑब्लिगेशन, उसको हमें नहीं ऑनर करना पड़ेगा, हम उसे रीफाइनेंस करवा लेंगे, ठीक है? अभी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जहाँ पे बेसिकली अब अपन ने जो ये ऊपर पढ़ा, राइट, कैश फ्लो फोरकास्ट, अपन मैनेजमेंट से पूछेंगे व्हाट आर योर एक्शन प्लान, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जो अपन को समझने पड़ेंगे, राइट? अभी आप कैश फ्लो एनालिसिस जो मैंने आपको बताया ऊपर, तो इसका बेसिकली आप पेपर में आराम से पढ़ना क्वेश्चन कि देखो सबसे पहले होता है कैसे इवेंट्स और कंडीशंस है जो कि डाउट क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो फिर वो क्वेश्चन है पहला वाला डिस्कशन, जहां पे आपने पढ़ा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, ठीक है? अभी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, फिर एसेट्स बैलेंस शीट इंडिकेटर्स है, राइट, ऑपरेटिंग इवेंट्स इंडिकेटर है। तो ये तो हो गया कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है, राइट, एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स और कंडीशन जो कि सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फिर जब आपको ये मिल गया, राइट, तो आप अब बेसिकली क्या करोगे, एडिशनल प्रोसीजर्स करोगे टू आइडेंटिफाई कि क्या ये इवेंट्स और कंडीशंस मटेरियल अनसर्टेनिटी को तो राइज नहीं दे रहे। उसके लिए आप क्या बोलोगे मैनेजमेंट को, भाई तुम अपना असेसमेंट दे दो। फिर आप मैनेजमेंट से एक्शन प्लान के बारे में डिस्कशन करोगे कि क्या फ्यूचर एक्शन लेने वाला है, क्या वो सिचुएशन को इंप्रूव करेगा, क्या वो फिजिबल प्लान है। फिर आप मैनेजमेंट के कैश फ्लो को फोरकास्ट को देखोगे, आप देखोगे जो डेटा है क्या वो रिलायबल है, एंड आप देखोगे कि जो अजम्पशंस है दीज आर करेक्ट, एंड आप कुछ एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को मिली है आफ्टर द डेट ऑफ इट्स असेसमेंट वो भी उसे इवैल्यूएट करोगे एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे, ठीक है? अब बेसिकली पॉइंट क्या है कि कुछ एग्जांपल्स दो आप, है ना, examples of audit procedures जो कि आप करोगे when events or conditions have been identified that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। तो आप procedures क्या करोगे ये, राइट? अब आप इसके एग्जांपल दो। जैसे आप क्या करोगे कैश फ्लो में, आप क्या करोगे, आप बेसिकली एनालाइज करोगे, डिस्कस करोगे कैश फ्लो को, प्रॉफिट को, एंड अदर रेलेवेंट फोरकास्ट विद द मैनेजमेंट। आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हो, राइट? तो बेसिकली जब आप अब देखो ऊपर वाले जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े कि आपको असेसमेंट मांगना है, ये सब करना है, राइट? अब आप ऑब्वियसली बात है जब कैश फ्लो फोरकास्ट देख रहे हो तो आप उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख सकते हो जो शायद उस दिन तक बने हुए हैं, राइट? एंड आप टर्म्स को पढ़ सकते हो, बोरिंग्स के टर्म्स को पढ़ सकते हो कि क्या रीफाइनेंस का क्लॉज है वहां पे, है ना? तो बेसिकली आप ये सब चीजें करोगे। फिर आप देखोगे कि क्या कंपनी किसी थर्ड पार्टी से रीफाइनेंस कर सकती है। लेट्स से पीएनबी ने मना कर दिया कि भाई मैं रीफाइनेंस नहीं करूंगा, तो क्या एसबीआई रीफाइनेंस कर सकता है? एंड कंपनी के पास एडिक्वेट बोरिंग फैसिलिटीज है, वो भी आप देखोगे। फिर आप मिनट्स भी पढ़ सकते हो जो सब्सिक्वेंट हुआ होगा, राइट? आप लीगल काउंसिल से भी इंक्वायरी कर सकते हो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द लिटिगेशंस एंड क्लेम, ठीक है? क्या रीजनेबिलिटी है कि जो मैनेजमेंट ने हमें असेसमेंट दिया है वो सही बैठेगा, ठीक है? तो आप लिटिगेशन, मिनट्स, बोरिंग्स ये सब पढ़ सकते हो। एंड देन अगर कुछ अनफिल्ड फुलफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स है तो मैनेजमेंट ने बोला कि यार लेट्स से मेरी ऑर्डर बुक का है कि भाई ऑर्डर बुक है लेट्स से 800
करोड़ की, मुझे 800 करोड़ का रेवेन्यू मिलना है, ये प्रोजेक्शन में लिया, राइट। तो मैनेजमेंट कैसे इस ऑर्डर को फुलफिल करेगा उसको भी आप देख सकते हो, आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी देख सकते हो, आप कुछ देख सकते हो कि कोई रेगुलेटरी एक्शन तो नहीं हुआ है ना। एंड आप फिर देखोगे अगर कंपनी ने बोला कि हम इस एसेट को डिस्पोज करके नया एसेट ले लेंगे और बोला कि हम इसको बेसिकली नए एसेट की कॉस्ट के लिए यूज कर लेंगे, तो क्या ये फिजिबल है, तो आप ये भी देखोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ऊपर जो हमने पढ़े वो प्रोसीजर्स थे, राइट। अभी एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करोगे। आप कैश फ्लो को देखोगे, डिस्कस करोगे, आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे कैश फ्लो के लिए कि क्या कैश फ्लो की अजम्पशन सही है या नहीं है, आप बोरिंग्स के टर्म्स एंड एग्रीमेंट को पढ़ोगे, फिर आप उसकी बेसिकली बोरिंग फैसिलिटीज को देखोगे, आप मिनट्स को पढ़ोगे, लीगल काउंसिल से भी इंक्वायर कर सकते हो कि यार क्या भाई जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट दिया है क्या वो रीजनेबल लगता है तुम्हें भी, एंड बेसिकली आप प्रोसीजर्स करोगे। तो सबसे पहले आता है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे, लाइक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, उसके बेसिस पे फिर आप इवैल्यूएट करोगे कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, उसके बेसिस पे आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। फिर एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोसीजर्स, तो वहां पे आप मिनट्स का एग्जांपल दे देना, बोरिंग्स, कैश फ्लो, तो ये पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कौन सा आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब चलते हैं अपन ऑडिटर्स कंक्लूजन के ऊपर। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए। सबसे पहले इंडिकेशंस थे, इंडिकेशंस के बेसिस पे ये इवैल्यूएट किया कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है, उसके लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, एग्जांपल्स भी पढ़े हमने उसके, राइट। तो अब बेसिकली वो कंक्लूड करेगा कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी मटेरियल कब होती है, जब उसका जो इंपैक्ट है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज जो पोटेंशियल मैग्नीट्यूड है वो बहुत, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इट्स इंपैक्ट एंड व्हाट इज द लाइक्लीहुड, कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये होगा, दैट गिव राइज टू दी मटेरियल अनसर्टेनिटी। एंड आपको बेसिकली इसको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना पड़ता है और इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो अभी आपको बेसिकली अगर आपने देखा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आपको इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं इवेंट्स और कंडीशंस का जो कि राइज, दैट इज गिविंग राइज टू दी मटेरियल एंड दैट इज क्रिएटिंग डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान टू डील विद दीज इवेंट्स और कंडीशन। तो बेसिकली अभी नीचे वाला चार्ट पढ़ लो, तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने देखा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करते हैं जो इवेंट्स और कंडीशन इस सिचुएशन को राइज देते हैं, एंड दूसरा व्हाट आर द प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन, एंड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज द मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड यू शुड डिस्क्लोज दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। एंड आपको ये लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंड हो सकता है कि एंटिटी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पाए इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। अभी बेसिकली अगर मान लो कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट, तो बेसिकली सो इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि ये लगता है कि बट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कि आपको ये पता चलता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो देखो मतलब आपको ये पता चला कि यार डिफिकल्टीज है, कंपनी के पास कैश फ्लो में दिक्कत, ऊपर वाले इंडिकेटर्स है, बट ये एमयू नहीं है। एमयू किस बेसिस पे होता है, एमयू होता है दो बेसिस पे, एक क्या पोटेंशियल मैग्नीट्यूड है, दूसरा लाइक्लीहुड ऑफ इट्स अकरेंस, राइट। तो अभी आपने कंक्लूड किया कि बेसिकली देखो इंडिकेटर्स तो है मेरे पास, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स है, लेकिन ये मटेरियल अनसर्टेनिटी को राइज नहीं देते हैं। तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या इन अकॉर्डेंस विद दी एफआरएफ कि आपको क्या मटेरियल अनसर्टेन, आपको बेसिकली उसको डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑडिटर हैज टू इवैल्यूएट in requirement of the applicable FRF the financial statement provide adequate disclosures about these events or conditions। तो देखो बेसिकली क्या है, देखो 3 स्टेप्स है। पहला अपन को देखो जब हमने ये स्टैंडर्ड को स्टार्ट किया तो हमने बोला कि आपको 2 चीजें देखनी है, क्या एंटिटी बैलेंस शीट डेट पे गोइंग कंसर्न है या नहीं है, पहली चीज। क्या कोई फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस ऐसे तो नहीं है दैट गिव राइज टू दैट क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन तो नहीं है जो कि डाउट क्रिएट करते हैं, लेट्स से फाइनेंशियल कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन एंड अदर इवेंट्स और कंडीशंस, राइट। तो ऐसे कुछ है तो नहीं चीजें, राइट। अब आपने बेसिकली अगर आइडेंटिफाई किया कि देयर आर सम कंडीशंस, तो फिर आपको इवैल्यूएट करना
करना पड़ता है कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, राइट। अब एग्जांपल्स भी पढ़े हमने उन प्रोसीजर्स के, लाइक आप मिनट्स देख लोगे, लॉयर के साथ बात करोगे, लीगल काउंसिल के साथ बात करोगे, राइट। अभी आपने कंक्लूड कर लिया कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तो आप क्या करोगे, अब आप बेसिकली इसको डिस्क्लोज करोगे कि आप पहले बताओगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि राइज दे रही है टू दी मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड व्हाट आर द प्लान्स टू डील विद दिस मटेरियल अनसर्टेनिटी। फिर आप बोलोगे कि हाँ, हो सकता है कि एंटिटी, आप ये बोलोगे कि देयर इज अ एमयू, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंड एंटिटी माइट नॉट बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट एंड सेटल लायबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर मान लो आपने इवेंट्स और कंडीशंस तो आइडेंटिफाई किए, लेकिन आपने कंक्लूड किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, अभी मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर एफआरएफ पे जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है अबाउट दीज इवेंट्स और कंडीशंस। क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं कि नेट करंट लायबिलिटी गलत, नेगेटिव है, राइट, कैश फ्लोज पॉजिटिव नहीं है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अभी ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए मैंने सिंपल पैराग्राफ बनाया है, आपको इसी से समझ आएगा। अगर मैनेजमेंट बोलता है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, ऑडिटर भी बोलता है गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ये आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन देना है, बट यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड ईयूएम पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने नोट्स में भी, आपको ईयूएम पैराग्राफ डालना पड़ेगा। आपको यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन अ लिक्विडेशन बेसिस। मैनेजमेंट बोलता है कि गोइंग कंसर्न है, ऑडिटर बोलता है गोइंग कंसर्न नहीं है। तो अभी देखो हम पहले वाले फ्रेज की बात करें जहां पे हमने बोला कि ऑडिटर को कंक्लूड करना है कि क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, राइट। तो अभी पहले वाला असेसमेंट चल रहा है, राइट। तो अभी अपन चलते हैं कि मैनेजमेंट ने बोला नहीं है जी, लेकिन ऑडिटर, मैनेजमेंट बोले कि गोइंग कंसर्न है, लेकिन ऑडिटर बोला नहीं है। तो इस केस में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे ओवरऑल ही बेकार बन गए। तो इसलिए आपको क्या देना है, एडवर्स ओपिनियन देना है। एडवर्स ओपिनियन मींस फाइनेंशियल एकदम स्टेटमेंट बेकार बने हैं, राइट। फिर अब मान लो मैनेजमेंट बोलता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ऑडिटर भी बोलता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है, राइट। तो आपको इस मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। आपको बताना पड़ेगा व्हाट आर द इवेंट्स और कंडीशन जो कि इस अनसर्टेनिटी को राइज दे रहे हैं एंड व्हाट आर द प्लान्स टू डील विद इट। आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है एंड एंटिटी माइट नॉट बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड सेटल इट्स लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको बेसिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आ रहा है तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा थ्रू अ सेपरेट पैराग्राफ कॉल्ड मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ। अभी आपको लिखना पड़ेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, लेकिन आपका ओपिनियन अनक्वालिफाइड रहेगा एंड आपको इस मटेरियल अनसर्टेनिटी के पैराग्राफ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट डला है उसका भी आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट बोलता है कि भाई कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन ऑडिटर बोलता है कि है, तो अब क्या करोगे, अब आपको देना है क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन, इट डिपेंड्स, है ना। तो अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि मैं रीफाइनेंस कर दूंगा, बट ऑडिटर को लग रहा है कि भाई नहीं जी, रीफाइनेंस कर देंगे तब भी दिक्कतें रहेंगी, तब भी एंटिटी शायद गोइंग कंसर्न ना रहे, शायद मटेरियल अनसर्टेनिटीज रहे। तो उस समय में बेसिकली ऑडिटर देखेगा कि क्या मुझे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा। एंड अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट ही नहीं किया तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूं या फिर डिस्क्लेमर दूं। अगर क्वालिफाइड मैं कब देता हूं, जब मुझे पता है इम्पैक्ट इज मटीरियल बट नॉट परवेसिव, एंड डिस्क्लेमर तब जब मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है एंड इट्स इम्पैक्ट इज मटीरियल एज वेल एज परवेसिव, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर अभी आपने देखा कि इफ द यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट, तो आपको बेसिकली एडवर्स ओपिनियन देना है। अगर यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है। तो आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी एक पैराग्राफ डालना पड़ेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जहां पे आपको अटेंशन ड्रॉ करना होगा उस नोट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जहां पे मटीरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब किया गया है, उसके प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशंस को बताया गया है एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट्स प्लान, और वहां पे लिखा गया है कि एंड कि दीज इवेंट्स और कंडीशंस indicate a material uncertainty and a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and the auditor's opinion is not modified। इसके वजह से मेरे opinion modify नहीं हुआ है, but I am drawing your attention to a paragraph in the
financial statement which says that there is a material uncertainty। लेकिन अगर adequate disclosure नहीं है तो qualified या adverse opinion दे दो। आप उसमें लिखो कि भाई material uncertainty मेरे हिसाब से है but it has not been adequately disclosed। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करता है तो qualified या फिर disclaimer of opinion दे दीजिए। तो ये हमने पूरा SA 570 रिवाइज कर लिया है। Thank you and do subscribe to my channel and do stay connected for more such videos। Thank you and have a good day। Bye।